संप्रदायवाद एवं भारत विभाजन, इस मुद्दे में अभी तक हम लोगों ने संप्रदायवाद को समझ लिया है। संप्रदायवाद के कौन कौन से पहलू होंगे, कौन कौन से आयाम होंगे, उस पर हम लोगों ने विस्तार से बात कर लिया है। अब हम लोग बातचीत करेंगे, संप्रदायवाद के परिणाम पर बात करेंगे। संप्रदायवाद एक विचारधारा के रूप में समझने के बाद उसके कितने घातक परिणाम हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये घातक परिणाम हमें एक त्रासदी के रूप में दिखाई देती है, एक ट्रेजेडी के रूप में दिखाई देती है, एक ट्रेजिक इवेंट के रूप में सामने आता है ये, और वो है भारत विभाजन। तो भारत विभाजन के किन किन पहलुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे वो सब हम जान चुके हैं। यानी इसमें हम सबसे पहले उन दृष्टिकोणों की बात करेंगे जो भारत विभाजन पर हमारे सामने आते हैं। आप जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, इंटरव्यू की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत डिस्प्यूटेड भी है, विवादास्पद भी है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि इतिहास के हर एक टॉपिक को हमको इतिहास लेखन की दृष्टिकोण से देखना पड़ता है सिविल सर्विसेज के लिए। तो इस संदर्भ में, इस टॉपिक में भी इतिहास लेखन के, इतिहास के अध्ययन के जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं, उन पर जब हम लोग काम करते हैं तो सभी अलग अलग बातें कहते हैं। तो उनको भी समझना आवश्यक है टॉपिक को समझने के लिए। और उनको समझने के बाद कारण को हम लोग समझेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, भारत विभाजन के कारण क्या हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि कांग्रेस जो हमेशा राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करती थी, ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या बात थी कि उसने विभाजन को स्वीकार कर लिया, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक प्रश्न अक्सर ये आता है और पूछा जाता है, हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्या विभाजन अपरिहार्य था? क्या विभाजन को रोका जा सकता था? या ऐसा भी आप पूछा जाता है शब्दों का बदलाव करके, क्या विभाजन को टाला जा सकता था? ऐसा प्रश्न। तो इन प्रश्नों को हम लोग लेंगे, विभिन्न दृष्टिकोणों की बात करेंगे, कारणों की बात करेंगे, कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया, इस पर बात करेंगे, और विभाजन को क्या टाला जा सकता था, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले भारत विभाजन के जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उन पर हम लोग बातचीत करते हैं। भारत विभाजन, और इसमें जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं, इतिहास के अध्ययन और लेखन में बहुत सारे अप्रोचेज हैं। हर टॉपिक में हम बातचीत करते हैं, आरंभ में भी क्लास जब शुरू होती है तब भी बात करते हैं। हर टॉपिक में इसको, इस संदर्भ में हम बातें करते हैं। हर विषय में अप्रोचेस जुड़े हुए हैं और सिविल सर्विसेज में उनको जानना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब कोई ऐसी आइडियोलॉजी है जो एक विचारधारा पर आधारित है, उसकी सीमाएं हैं, एग्ज़ाम में उसी पर आधारित कोई स्टेटमेंट आ गया, तो आपको उसको भी समझना होता है और कहाँ तक उसको मानना है, इस सीमा रेखा को निर्धारित करना पड़ता है। और उसके आगे आज के इतिहास लेखन में क्या बात स्वीकार्य है, उसको भी आपको लिखना पड़ता है। तो बहुत विस्तृत रूप से समझ बनानी पड़ती है इतिहास के हर एक टॉपिक में। अब विभिन्न दृष्टिकोणों में हम, जैसे पहला दृष्टिकोण हम लेते हैं, साम्राज्यवादी लेखकों की बात करते हैं। साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी लेखकों की बात करते हैं। अब जैसे आप सब जानते हैं कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन जो है, इसका अपना उद्देश्य था, इसका अपना एक टारगेट था, एक लक्ष्य था, और वो ये था कि इतिहास के तथ्यों की
या इतिहास की इस प्रकार से व्याख्या करनी है, इस प्रकार से लेखन करना है कि जिससे ब्रितानी हितों की पूर्ति हो। जो ब्रितानी सत्ता है, ब्रिटिश सत्ता है, उसको मजबूती मिले, ये इनका अपना दृष्टिकोण था। तो इस संदर्भ में ये कार्य क्या कर रहे थे? ये कार्य ये कर रहे थे कि उस समय जो राष्ट्रीय भावना चल रही है, इसको नकारने का काम करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, उसको नकारने का काम करते, उसको मानने को तैयार नहीं। कहते हैं भारत एक राष्ट्र कभी था ही नहीं, इस प्रकार की बात करते हैं। और अगर कहीं कोई उपलब्धियों की बात हो रही है, भारतीय मूल्यों की बात हो रही है, भारतीय परंपराओं की बात हो रही है, तो उसको नकारने का दृष्टिकोण ये इनके अपना लेखन में अनिवार्य रूप से निहित था। राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हो रहा है उसको मानने को तैयार नहीं है। नेताओं के संदर्भ में कह रहे हैं कि ये तो सत्ता के लालच में ऐसा कार्य कर रहे हैं ये लोग, ये मध्य वर्ग के लोग हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं, सत्ता की भूख है इनको और इसलिए ये अपना एक आंदोलन चला रहे हैं, पदों के भूखे लोग हैं। इस प्रकार का इनका अप्रोच रहता है। तो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण में और उपनिवेशवादी दृष्टिकोण में जैसे उस समय के जो नेतागण हैं, जैसे जॉन स्ट्रेची, एक दो के नाम आप लिख सकते हैं। चर्चिल, एमरी, इनका कहना क्या है? ये सीधा सीधा इस बात को कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों में तो पहले से ही दुश्मनी चली आ रही थी, उनमें बैर था, उनमें वैमनस्यता थी, आपस में मतभेद थे। और ये जो लंबे समय से मध्यकाल से ही जो ये समस्या चली आ रही है, इतिहास की सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मैंने बात की थी, कुछ उसी प्रकार की बात ये कर रहे हैं। ये जो पारस्परिक दुश्मनी चली आ रही है, उसी का परिणाम है भारत विभाजन। यानी साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी जो दृष्टिकोण है, उसमें आप ऐसा कह सकते हैं, अगर इसको बहुत संक्षेप में हम कहें, तो हिंदुओं और मुसलमानों की पारस्परिक दुश्मनी। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बहुत संक्षेप में मैं लिख देता हूं, आप उसको विस्तार से लिख लेना। हिंदुओं और मुसलमानों की पारस्परिक दुश्मनी। तो ये एक अपना दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण हमको, जैसे जो साम्यवादी इतिहास लेखक हैं, उनको समझना है। अब जो साम्यवादी लेखक हैं, वो क्या बात कह रहे हैं, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। साम्यवादी दृष्टिकोण, अब जो साम्यवादी दृष्टिकोण है, जैसे साम्यवाद में अनेक बार चर्चा मैंने की है, समाजवाद में, साम्यवाद में विशेष तौर से वर्ग संघर्ष की बात होती है। समाजवाद में वर्ग संघर्ष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समाजवाद से ही हम साम्यवाद की ओर आगे बढ़ते हैं। तो साम्यवादी विचारधारा में वर्ग संघर्ष अनिवार्य रूप से होगा। तो इस प्रकार का थोड़ा सा अप्रोच दिखाई देता है। वैसे इनका ये मानना है, कुछ साम्यवादी जो लेखक हैं, इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोण आपको दिखाई पड़ेंगे। एक वर्ग ये कहता है, सीधा वो आरोप लगाता है राष्ट्रवादी नेतृत्व पर, वो आरोप लगाता है, कहते हैं ये लोग जो कांग्रेस के जो नेतागण हैं, वो सत्ता लोलुप हैं, वो पद के भूखे लोग हैं और इसलिए सत्ता पाने के लिए वो ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लेते हैं। तो एक तो ये धारा चल रही है साम्यवादियों की, यानी कांग्रेस के नेताओं पर ये सत्ता लोलुपता पर आरोप लगाते हैं। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ये जो भारत विभाजन है, ये संप्रदायवाद की परिणाम स्वरूप हुआ है।
और जो संप्रदायवाद है ये वर्ग संघर्ष का ही विद्रूप रूप है, उसका बुरा रूप है, उसका बुरा चेहरा है या एक बुरा प्रकार है, इस प्रकार की बात कह रहे हैं। तो दूसरा वर्ग जो कट्टर साम्यवादी है, हर बात की व्याख्या आर्थिक आधारों पर कर रहा है, हर बात की व्याख्या वर्ग संघर्ष के आधार पर कर रहा है, जैसे साम्यवादी विचारधारा में है। तो दूसरा जो विचारधारा है वो ये कह रही है कि जो संप्रदायवाद है, संप्रदायवाद वो वर्ग संघर्ष का एक विद्रूप चेहरा है, एक विद्रूप रूप है, एक बुरा उसका रूप है, एक बुरा प्रकार है। और इनका कहना है कि जो उच्च वर्ग के मुस्लिम हैं और मध्य वर्ग के मुस्लिम हैं, अपने लाभों के लिए, अपने लाभों के लिए, अपने लाभ के लिए उन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और जिसका परिणाम हुआ सांप्रदायिक दंगे और उसके परिणाम स्वरूप देश गृह युद्ध की ओर आगे बढ़ता है और भारत का विभाजन हो जाता है। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण ये सामने रखते हैं। तो पहले में हमने देखा है, पहले हमने समझ लिया साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बारे में, फिर हमने साम्यवादी दृष्टिकोण के बारे में बात कर लिया है। अब हम राष्ट्रवादी अप्रोच की बात करते हैं भारत विभाजन के संदर्भ में। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या है, इसको समझने का प्रयास करते। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, अब यहां पर देखिए, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में साम्राज्यवाद में जिस प्रकार की बात हो रही है उसको आगे हमारे पढ़े लिखे लोगों ने समझा। अंग्रेजी जो शिक्षा है उसका एक सबसे बड़ा लाभ हुआ, अंग्रेजी शिक्षा यानी शिक्षा की नीति है उसके अपने लाभों पर चर्चा होती है, बातचीत करेंगे या किया होगा आपके साथ हमने। तो कैसे उसके लाभ हो रहे हैं, कैसे नकारात्मक बिंदु हो रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो जैसे एक लाभ की दृष्टि से ये देखिए, इस शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो शिक्षित भारतीय हैं उनके मन में एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण आता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है, एक तार्किक दृष्टिकोण आता है और उसके माध्यम से वे क्या कर रहे हैं कि जो भी इतिहास लेखन हो रहा है का प्रयोग यहाँ किस तरह से है, जो भी इतिहास का अध्ययन और लेखन हो रहा है उसको वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। और जब साम्राज्यवादी लेखकों के दृष्टिकोण को देखते हैं, उसको वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अनेक स्थानों पर उन्होंने ठीक ठीक काम नहीं किया है। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से साम्राज्यवादी है, यानी वो साम्राज्यवादी हितों को पूरा करना चाहते हैं। तो एक नया इतिहास लेखन हमारे यहाँ शुरू हो जाता है और वो इतिहास लेखन है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। यानी इसके माध्यम से राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा, राष्ट्रीय हितों को मजबूत बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा, राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे निष्कर्ष जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों ने निकाले हैं उसका निषेध किया जाता है और नई प्रकार की अवधारणाएं सामने रखी जाती हैं। जैसे इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को नकारा, अब कह रहे कि नहीं भारत एक उभरता हुआ राष्ट्र है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में क्या था कि भारत तो कभी राजनीतिक रूप से एक ही नहीं था। आप ये जो आंदोलन चला रहे हैं, एक भारत की मांग कर रहे हैं, भारत तो कभी एकजुट था ही नहीं, एक राष्ट्र था ही नहीं और भारतीयों ने तो कभी शासन किया ही नहीं। वो तो लगातार शासित होने वाले लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो केवल ऊपर की सत्ता पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करने वाले लोग हैं। उन्होंने कभी शासन किया ही नहीं, भौतिक विकास किया ही नहीं, इस प्रकार की बात। तो अनुसंधान बहुत सारे होते हैं। अनुसंधानों के माध्यम से राष्ट्रवादी लेखक बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कि भारत में भी एक बहुत एकीकृत राज्य था अनुसंधानों के बाद। खासतौर से जब अशोक के अभिलेखों को पढ़ लिया जाता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रकाशन हो जाता है, तो भारतीय इतिहास लेखन में बिल्कुल एक नई परंपरा की शुरुआत, एक नया दृष्टिकोण की शुरुआत
और उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी मौर्य काल जैसा राज्य था, इतना बड़ा राज्य था। गुप्त काल में महत्वपूर्ण प्रकार की उपलब्धियां थी और उन्होंने उसको स्वर्ण काल की भी संज्ञा दी। यद्यपि सीमाएं थी, क्योंकि राष्ट्रवादी भावना में कभी कभी अतिरेक भी हो जाता था। हम चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगते हैं, ऐसा अप्रोच कभी देखने को मिला है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में। और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में ऐसा भी हो जाता था कि कभी कभी राष्ट्रवादी भावना में जो समाज की दुर्बलताएं हैं, जो सीमाएं हैं, जो तमाम प्रकार के अंतर विरोध हैं, उन पर बातचीत नहीं हो पाती थी, उन पर लेखन नहीं हो पाता था। वो तो खैर इतिहास लेखन में आप समझेंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के तहत उसकी व्याख्या करते हुए राष्ट्रवादी लेखकों ने कहा कि जो ब्रिटिश नीति है, और ब्रिटिश नीति खासतौर से हिंदू और मुसलमानों के मध्य जो नीति है, हिंदू और मुसलमानों के मध्य जो नीति है, वो इसके लिए उत्तरदायी है। और ये नीति कैसी है? ये नीति कह रहे हैं, ब्रिटिश नीति कैसी है? विभाजनकारी है, मतभेद पैदा करने वाली है। ऐसी नीतियां बना रहे हैं अंग्रेज, जिससे हिंदू मुसलमानों के जो पारस्परिक मतभेद हैं वो और गहरे होते चले जा रहे हैं, और जिसका परिणाम होता है भारत विभाजन। उन्होंने बिल्कुल अलग थलग कर दिया तो हिंदुओं और मुसलमानों को, और इसी नीति को हम सामान्य शब्दों में जानते हैं, फूट डालो राज करो की नीति। कि अंग्रेजों ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए, फूट डालो राज करो की नीति, फूट डालो राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल। यानी भारतीयों को उनके एकीकरण को, उभरते हुए राष्ट्र को, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाने का दृष्टि। अगर भारतीय एकजुट हो गए, एकीकृत हो गए, तो उनका शासन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अनेक आधारों पर भारतीयों को तोड़ने का प्रयास किया। उनको भाषा के आधार पर तोड़ने का प्रयास किया, जाति के आधार पर तोड़ने का प्रयास किया, क्षेत्र के आधार पर तोड़ने का प्रयास किया। उत्तर दक्षिण वाले मतभेद को आप समझ सकते हैं कैसे उन्होंने बढ़ावा दिया। दक्षिण वालों से कहा कि वास्तविक हकदार तो आप ही हैं हिंदुस्तान के, उत्तर भारत के लोग तो बाहर से आए, उसको आर्य आक्रमण से जोड़ा उन्होंने, और कहा ये तो बाहर के लोग हैं, असली हकदार तो आप ही हैं। इस प्रकार का मतभेद उन्होंने पैदा किया, यहाँ तक कि विचारधारा के आधार पर मतभेद पैदा किया। आपने देखा कैसे राष्ट्रवादी साम्यवादी उनके मध्य मतभेद पैदा करना, कैसे आपने देखा उदारवादी उग्रवादी इनके मध्य मतभेद पैदा करना, और इसका लाभ उठाते थे। एक को मिला करके दूसरे का दमन करने का प्रयास किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में सामान्य रूप से ये बात होती है कि भारत विभाजन, मोटी मोटी बात जो आपको समझनी है वो ये समझना है कि भारत विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने इस प्रकार की नीति बनाई जिससे हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद पैदा हुए, सांप्रदायिक भावना पैदा हुई, और आगे चल करके इसका प्रभाव होता है भारत विभाजन। कैसे उन्होंने किया आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे नीतियां बना रहे हैं, कैसे मुस्लिम लीग को बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे उसको अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था कर रहे हैं, और आगे चल करके मुस्लिम लीग को इतना महत्व देने लगते हैं कि उसके बिना कोई बैठक नहीं हो पा रही है। गोलमेज सम्मेलन, शिमला सम्मेलन के संदर्भ में आप देखेंगे उसको पूरा वीटो पावर दे दिया गया, या लॉर्ड लिलिथगो ने, वेवल ने उसको वीटो पावर दे दिया कि आपके बिना कोई संविधान निर्माण की बात ही नहीं हो। तो आगे चल करके इस प्रकार की नीति से मुस्लिम लीग को बढ़ावा मिल जाता है, जब उसको लगता है कि हमारे बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, संवैधानिक विकास हो ही नहीं सकता है, तो वो पाकिस्तान की मांग को लेकर के बिल्कुल रिजिड हो जाती है। तो इस प्रकार से ये दृष्टिकोण आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कि गांधी जी कैसा सोचते हैं, नेहरू जी कैसा सोचते हैं, अंबेडकर साहब क्या सोचते हैं, और राम मनोहर लोहिया क्या सोचते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो भी राष्ट्रवादी नेता हैं, जैसे गांधी जी हैं, नेहरू हैं,
इनका जो दृष्टिकोण है वो सामान्य रूप से जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है उससे मेल खाता। गांधी और नेहरू का सामान्य रूप से यही मानना था कि अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां बनाई हैं कि जिससे हमारा सर्वनाश हो जाता है, हमारा विभाजन हो जाता है। तो इस प्रकार का वो अप्रोच रखते हैं। जैसे ही सांप्रदायिक निर्वाचन जब आया था, सांप्रदायिक निर्वाचन आया था तो गांधी जी ने कहा 1909 के अधिनियम, उन्होंने कहा मार्ले मिंटू सुधार ने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। इस प्रकार की बात उन्होंने कही और आगे चल करके कहीं न कहीं अंग्रेज़ों की इस नीति को चाहे या अनचाहे कांग्रेस भी समर्थन दे देती है। 1916 में जाकर के उसको स्वीकार कर लेती है, मुस्लिम लीग से समझौता हो जाता है। तो कांग्रेस की एक बहुत भारी भूल थी और जिसका परिणाम अंततः क्या हुआ, भारत विभाजन के रूप में दिखाई दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा उस पर अडिग रही, उसको पकड़े रही और एक बार जो है आप सहमति दे देते हैं, कांग्रेस ने सहमति दे दिया, उससे पीछे आना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी राष्ट्रीय संगठन को। तो इस तरह की समस्या हो रही है। तो गांधी नेहरू का अप्रोच समान रूप से उसी प्रकार का है जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रखता है। इसके बाद अंबेडकर साहब की बात हम लोग करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर साहब भारत विभाजन के बारे में कुछ इस प्रकार की बात करते हैं कि उनका थोड़ा-सा अप्रोच जो है, उनकी थोड़ी-सी जो बात है वो मेल खाती है कुछ साम्राज्यवादी लेखकों। उन्होंने कहा कि भारत विभाजन इसलिए हुआ कि हिंदुओं ने मुसलमानों के प्रति एक अलगाववादी नीति अपना रखी। उनका कहना था कि मुसलमानों को अलग-थलग करने का दृष्टिकोण था सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से हिंदुओं का, और ये जो अलगाववादी नीति है हिंदुओं की, उसका परिणाम हो जाता है भारत विभाजन। मुसलमानों ने फिर अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग रख दी। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण है डॉक्टर अंबेडकर का। अंबेडकर जी के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि मुसलमानों के प्रति हिंदुओं की अलगाववादी नीति, अलगाववादी नीति, ये भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी है। अब इन सब बातों में एक दृष्टिकोण और आपको समझना है। आजकल देखिए आप तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। सोशल मीडिया का अपना समय है। अक्सर मैं देखता हूँ कि जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं है वह भी गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में और सब नेताओं के बारे में तमाम तरह की बातें अक्सर करते रहते हैं। तो यहाँ हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसी बात की चर्चा करेंगे जिसकी सामान्य रूप से चर्चा हो जाती है, उसकी बात हम करेंगे। सामान्य रूप से हम लोग भी चर्चा करते हैं, लेकिन हम उन बातों को महत्व नहीं दे सकते। हमें यूपीएससी में वही बात लिखना है जो ऐतिहासिक है, जो ऐतिहासिक सत्य है, सत्य के करीब है और जिनको हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं, एनसीईआरटी है, इग्नू है, वो स्वीकृत प्रदान कर रही हैं। उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे अपने लेखन में और वही बात हम यहाँ से करने वाले। अब जैसे एक लेखक हैं, नाम लिख लीजिए। लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। इन्होंने भारत विभाजन के संदर्भ में एक पुस्तक की रचना की है और पुस्तक का नाम है भारत विभाजन की गुनहगार। आप उसको लिख लीजिए, भारत विभाजन के गुनहगार। ये उनकी पुस्तक का नाम। उस पुस्तक में उन्होंने भारत विभाजन के गुनहगार, ये भारत लिखा हुआ है, साफ साफ लिख लीजिएगा, भारत विभाजन के गुनहगार। इस पुस्तक में उन्होंने जिन बातों को भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी बताया है उनको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे वो पहली बात कहते हैं, पहली बात कह रहे हैं सत्ता लोलुपता।
सत्ता लोलुपता, जो बात हमने साम्यवादियों में उठाई थी, कुछ उसी प्रकार की बात है। कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के जो नेतागण हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, सत्ता सुख प्राप्त करना चाहते हैं और शीघ्र सत्ता उनको प्राप्त हो, सत्ता हस्तांतरण हो, उसका वो सुख उठाएं, इसलिए उन्होंने भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया। एक तो ये बात वो कहते हैं। दूसरी बात, वो आंदोलन जो लंबे समय से चल रहा है उसका भी उल्लेख करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है। अगर उसको आप संगठित रूप से देखते हैं तो 1885 कांग्रेस का जब गठन होता है तो कांग्रेस के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है। उसके पहले भी उपनिवेशवादी विरोधी चेतना भारत में रही है। उसकी बात हमने हमेशा उठाई है, चाहे वो नागरिक विद्रोहों के रूप में है या जनजातियों के विद्रोह के रूप में है, किसानों के विद्रोह के रूप में है, 1857 के विद्रोह में। तो एक लंबी परंपरा रही है उपनिवेशवादी विरोधी चेतना की। और उसके बाद ये चेतना संगठित रूप में शिक्षित वर्ग के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा व्यक्त होती है और वहीं से हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत मानते हैं संगठित रूप से। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और अब जो है नेतागण उनमें थकावट आ रही है, वृद्ध हो चुके हैं। तो ये जो वयोवृद्ध नेता हैं, जो वयोवृद्ध नेता हैं, इनकी थकान लंबे समय से कर रहे हैं, सारे उपाय कर लिए। अब आप देखिए कि सारा कैसे उदारवादी आते हैं, मॉडरेट्स आते हैं, कैसे एक्सट्रीमिज्म आता है और उग्रवादी विचारधारा आती है, कैसे आपने देखा राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आते हैं, तमाम तरह की विचारधारा। गांधीवाद लंबे समय से चल रहा है, स्वराजवादी, समाजवादी, सब लोग लगे हुए हैं। लंबे समय से ये चल रहा है, बहुत सारे प्रयास हुए हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। असहयोग आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन लंबे समय तक चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस प्रकार की बात, भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये हो रहा था कि अब आंदोलन करें तो कैसे करें। आप देखिए कि असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी एक नया आंदोलन शुरू करने में बहुत लंबा समय लेते हैं। 22 में स्थगन होता है, 30 में। उसके बाद कैसे कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, गांधी इरविन समझौता होता है, स्थगित हो जाता है, फिर शुरू होता है, फिर बंद होता है, 34 में फाइनली वो बंद हो जाता है। तो इस तरह की बात। और आगे जब विरोध की बात आई भी है, जैसे आपने देखा कि अगस्त प्रस्ताव आया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, आंदोलन की बात आई, जन आंदोलन चलाने का शायद कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा सभी नेताओं के पास में। इसीलिए उन्होंने युद्ध का विरोध करने के लिए कि भारतीय सहभागिता जो स्थापित करने की घोषणा हुई है ब्रितानी सरकार के द्वारा, उसका विरोध व्यक्तिगत स्तर पर हुआ, जिसको आप व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं। आचार्य विनोबा भावे, दिल्ली चलो आंदोलन, यानी जन आंदोलन के रूप में कहीं कोई बात नहीं हो रही है। तो एक लंबे समय से सभी प्रकार के उपाय हो चुके हैं, संवैधानिक उपाय हो चुके हैं, धरने जुलूस प्रदर्शन हो चुके हैं, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने बम पिस्तौल वाली बात भी कर ली है, गांधीवादी जन आंदोलन भी हो रहे हैं। तो लोहिया जी कह रहे हैं कि लंबे समय से ये हमारा आंदोलन चल रहा है और वयोवृद्ध नेता जो नेता हैं वो वृद्ध हो चुके हैं, वो थकान है और इसलिए उन्होंने अब स्वतंत्रता विभाजन को अब उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आगे के कारण की जो बात हम लोग करेंगे, आगे के कारण की जो बात हम लोग करेंगे, इसमें ये कहते हैं, राम मनोहर लोहिया साहब कहते हैं, एक बात जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, सोशल मीडिया के संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा था, उसको भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। राम मनोहर लोहिया साहब कहते हैं कि नेहरू पर माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। वो इस प्रकार की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि लेडी माउंटबेटन ने नेहरू पर दबाव डाला और इन दोनों के दबाव की परिणाम स्वरूप ही नेहरू ने अंततः विभाजन को स्वीकार कर लिया। इस तरह की बात होती है। अब ये व्यक्तिगत संबंधों की बात है, इसको इतिहास के हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई लेना देना नहीं है।
किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति पर कितना प्रभाव है, क्या प्रभाव है, उनके प्रभाव से कौन-सा निर्णय ले रहा है, ये कोई इतिहासकार नहीं जान सकता। ये सब कयास लगाने की बात होती है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट के संदर्भ में सिर्फ़ हम यही लिखेंगे कि राम मनोहर लोहिया के अनुसार ऐसी बात कह रहे हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार ये बात, जिन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है। तो तीसरी बात जो उन्होंने लिखा है, वो है नेहरू पर। नेहरू पर मिस्टर एंड मिसेस या माउंटबेटन एवं लेडी माउंटबेटन का प्रभाव। लेडी माउंटबेटन का प्रभाव। ये पॉइंट है। तो ये विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। जैसे आरंभ में ही हमने आपको बताया है कि कौन-कौन से पहलू बनने वाले हैं इस टॉपिक में। संप्रदायवाद एवं भारत विभाजन के बाद के टॉपिक में भारत विभाजन का जो मुद्दा हम ले रहे हैं संप्रदायवाद के बाद, उसमें कौन-कौन से पहलू हैं। तो सबसे पहले विभिन्न दृष्टिकोणों की हम लोगों ने चर्चा करने की बात की, हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे हम लोग बातचीत करेंगे कि भारत विभाजन के कारण क्या हैं। अब जैसे आप इन सारे दृष्टिकोणों को देखिए, अब सारे दृष्टिकोणों में कोई भी ऐसा दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता जो ऐसा लगे कि भारत विभाजन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। ये जितने भी मत हमने देखे, इन सभी मतों में सत्य का अंश हो सकता है, सत्यांश हो सकता है, लेकिन किसी एक मत को भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी मानना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो भारत विभाजन के लिए कौन-कौन से कारण हैं, कौन-कौन सी बात आप लिखेंगे अपने एग्जाम में, अब उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए भारत विभाजन के कारण। हेडिंग डाल लीजिए भारत विभाजन और उसके कारण। कौन-कौन के से कारण हैं, उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे सबसे पहला कारण जो लिखेंगे हम, वो मुस्लिम सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता दोनों पक्षों में है, इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन विभाजन के लिए चूंकि बहुत रिजिड हो जाते हैं मुस्लिम लीग के लोग, इसलिए पहला कारण सांप्रदायिकता। कोई संप्रदायवाद में हमने बताया है कोई ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं कि कौन पहले लेकर आता है, पहले ये लेकर आए पहले वो लेकर आए, ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। सामान्य रूप से उसको आप देखिए, समाज में हर प्रकार के लोग आजकल मिलेंगे और सांप्रदायिक दृष्टिकोण। अब सांप्रदायिक दृष्टिकोण क्या है, ये आप समझ सकते हैं। संप्रदायवाद के टॉपिक में हमने समझाया है। आपको दिखाई पड़ेगा कि अक्सर आरोप प्रत्यारोप होता रहता है कि भाई पहले आपने ये बात की इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, वो कहेंगे नहीं पहले आपने ऐसा किया इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वो एक डिबेट होता रहता है। लेकिन इतिहास की दृष्टि से आप देखें तो पहले ये बात किसने शुरू की है, ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए चूंकि विभाजन का टॉपिक कर रहे हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है वो पहले लिखेंगे, दूसरा पॉइंट बाद में लिखेंगे, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे जो कम महत्वपूर्ण होगा, ऐसा। तो पहला है मुस्लिम सांप्रदायिकता। और इनके द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत लाया गया है। अब वो कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान तो एक राष्ट्र है ही नहीं, इस प्रकार की बात कह रहे हैं। तो अगर इस प्रकार की बात नहीं होती तो शायद भारत का विभाजन नहीं होता। इसलिए पहली बात हमने इसको लिखा कि भारत विभाजन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो मुस्लिम लीग का द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत है। इनका कहना है कि हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र नहीं है, अलग अलग राष्ट्र हैं। इनके अपने अलग अलग हित हैं। धार्मिक हित तो अलग है ही,
इनके अपने सामाजिक हित भी अलग है, इनके अपने राजनीतिक भी हित भी अलग है। पूरे इतने पढ़े लिखे लोगों के द्वारा इस प्रकार की त्रुटियां, इस प्रकार की बातें किया जाना बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला दृष्टिकोण है। ये पूरे आप इतिहास का अध्ययन कर लीजिए आप। अगर धर्म ही एकता का कारण होता तो सारे ईसाई देश एक साथ होते, सारे मुस्लिम देश एक साथ होते, सारे बौद्ध देश एक साथ होते, या कम से कम आज तो हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर धर्म ही आधार है समस्त हितों का, तो पाकिस्तान का विभाजन क्यों हो गया? ठीक है, भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का विभाजन क्यों हो गया? इस प्रकार का दृष्टिकोण तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात एक इतिहास की कम समझ की ओर संकेत करता है। आज के समय में आप अच्छी तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत का। तो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत, अब ये जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है, इसका जो प्रारंभ है, इसका जो प्रारंभ है, पॉइंट आप लिखते चले जाएंगे। अपने बताया है आपको, जो आप मेंस के नोट्स बना रहे हैं अपने यूपीएससी के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए, किसी एग्जाम्स के लिए, जो बातें हम कर रहे हैं आपसे, जो पॉइंट हम यहाँ बना रहे हैं, जिस डायग्राम को बना रहे हैं, रेखा चित्र को बना रहे हैं, उसको आप सब ऐसे ही बनाएंगे और उसको सरल सहज भाषा में अपने नोट्स आप बना लेंगे और वही एग्जाम में उसका इतने शब्दों में कहेंगे। उसके लिए आपको प्रयास करना होता है। तो जैसे हमने बताया है कि जो मेंस की तैयारी करते हैं तो विषय का प्रामाणिक ज्ञान और उसका प्रस्तुतिकरण, तो प्रामाणिक ज्ञान के संदर्भ में हम आप बातचीत कर रहे हैं और उसको कैसे प्रेजेंटेशन देना है, उसकी अलग से कक्षाएं हम लेते हैं, उस पर आप अभ्यास करते रहेंगे। तो पहले चरण में जो ये ज्ञान की बात हो रही है, जो समझ की बात हो रही है, उसको आप नोट डाउन करते चले जाएंगे। तो प्रारंभ जैसे आप जानते हैं 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, और आपने देखा कि किस तरह से पढ़े लिखे मुस्लिम वर्ग के लोग राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करने लगते हैं। सर सैयद अहमद का खां के बारे में हमने बताया, अलग से दल भी बना लेते हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है उसका विरोध करने लगते हैं। और यही तो चाहिए अंग्रेज़ों को, डिवाइड एंड रूल। जहाँ मतभेद होंगे उनके लिए जो आवश्यक होगा, जो महत्वपूर्ण होगा तात्कालिक दृष्टि से, उसको वो स्वीकार करेंगे और उनको महत्व देने लगेंगे। आपसे हमने चर्चा किया है कि कैसे सर सैयद अहमद खां में पढ़े लिखे लोग और कैसे वो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन का विरोध कर रहे हैं बनारस के राजा के साथ मिलकर के। पहले बातचीत हमने की है। अब ये जो सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में राजनीति शुरू हो रही है, अब इन्होंने एक अपना दबाव समूह बना लिया है, अपना एक दबाव समूह बना लिया है। और ये दबाव समूह जो है धर्म के आधार पर, और इससे कैसे कैसे दबाव समूह के माध्यम से अंग्रेजों से सामंजस्य बिठा करके अपने लिए सुविधाएं अर्जित कर, अपने लिए पद अर्जित करना, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए नौकरियों की बात करना, इस प्रकार का दृष्टिकोण। तो बहुत सारे ये दबाव समूह बन रहे थे इस देश में धर्म के आधार पर। मुस्लिम संप्रदायवादी, हिंदू संप्रदायवादी सभी ऐसा प्रयास कर रहे हैं। वर्गों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर भी ऐसे दबाव समूह बने। लेकिन यहाँ हमारा विषय है संप्रदायवाद और उसका परिणाम भारत विभाजन की। तो जो जरूरी बात आपको लिखना है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण आगे आप देखेंगे कि कैसे 20वीं शताब्दी के आरंभ में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और कैसे ये आगे इनको प्रमोट कर रहे हैं अंग्रेज। भारत विभाजन 1905 में, और कैसे मुस्लिम लीग की स्थापना और उनको प्रमोशन देना, मुसलमानों के नेतृत्व में ढाका केंद्र की स्थापना, हिंदुओं मुसलमानों के मतभेद पैदा करना, डिवाइड एंड रूल में हम लोग चर्चा हम लोग यह आगे फिर करेंगे। तो इस तरह से मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन, सांप्रदायिकता लगातार बढ़ती जा रही है। और इस दृष्टिकोण में इन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने कि जो भी मांगे आ रही हैं सांप्रदायिक संगठनों के द्वारा, तो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। कोई नेतृत्व सामने आता है उसको उसको रिकॉग्नाइज्ड कर देते हैं, उसको प्रामाणिक मान लेते हैं, उसको प्रवक्ता बना देते हैं उस दल का, उस संगठन का। इस प्रकार का दृष्टिकोण। तो आगे आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने मांग रखी पृथक निर्वाचन की।
और ये जो पृथक निर्वाचन की जो मांग है, ये बहुत खतरनाक सिद्ध होती है आगे। गांधी जी ने कहा भी है कि इसने हमारा सर्वनाश कर दिया। आगे चल करके कांग्रेस भी इसको स्वीकार कर लेती है, तो ये लगातार बनी रहती है। और ये एक बार कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया तो विरोध आप कर नहीं सकते। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लगातार ये सांप्रदायिक दृष्टिकोण, मुस्लिम सांप्रदायिकता लगातार बढ़ रही है। मुस्लिम लीग रिजिड होती जा रही है। आगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन चलता है, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के तहत मुस्लिम लीग को बहुत बढ़ावा दिया। आगे जैसे आप देखिए गोलमेज सम्मेलन में कैसे उनको महत्व दिया। आगे आप देखेंगे शिमला सम्मेलन में वेवल योजना में बहुत महत्व दिया। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है, भारत विभाजन के संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है, ये 1937 तक 1937 तक इसका अभी बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है। 1937 का चुनाव आप देख लीजिए। 1937 का जो चुनाव है, उसमें मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा बहुमत मिलता ही नहीं, या आप ये कहें कि उनको एक तरह से नकार दिया मुस्लिम जनसंख्या ने, मुस्लिम लोगों ने। और 492 कुल मुस्लिम सीटें थी, आई थिंक 109 ऐसा उनको प्राप्त हो रहा है। 100 के आसपास सीटें हैं उनकी। अब लगभग 500 सीटों में 100 सीटों का लगभग मिलना, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि उनका बहुत व्यापक जनाधार नहीं है। लेकिन जैसे ही उनको चुनाव में असफलता मिलती है, हिंदू संप्रदायवादियों की स्थिति इनसे भी ज़्यादा खराब थी। लालचंद वगैरह के नेतृत्व में जो कार्य चल रहा था, उनकी स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब थी। तो वैसे ही मुस्लिम लीग घृणा की राजनीति शुरू कर देती है। घृणा की राजनीति, भय की राजनीति। अब वो ये प्रचारित करने लगती है कि अगर स्वतंत्रता मिलेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता मिलेगी, तो ये हिंदू राज्य होगा। गांधी जी जैसे स्वराज की बात कर रहे हैं, गांधी जी रामराज की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग उसको भी कह रही है कि नहीं, ये देखो रामराज्य लाना चाहते हैं, यानी हिंदुओं का राज्य लाना चाहते हैं। तो इस तरह से मुसलमानों के मन में हिंदू राष्ट्र का भय ला करके एक उनको अलग थलग कर दिया राष्ट्रीय आंदोलन, और उनके लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करना आसान हो गया। आप देखेंगे 1940 में मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग करने लगती है, और 44 में आकर के जो आसाम और बंगाल का क्षेत्र है, उसके विभाजन की बात भी करने लगती है। तो इस प्रकार का जब 46 का चुनाव होता है, 37 के बाद जो 46 का चुनाव होता है, उसको भी जानना बड़ा जरूरी है। 46 के चुनाव में मुस्लिम लीग को केंद्रीय विधानसभा में और प्रांतीय विधानसभाओं में बहुत ज़्यादा बहुमत मिलता है, बहुत ज़्यादा सीटें मिलती हैं। तो इनको 1946 के चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है। एक व्यापक जनाधार मुस्लिम लीग का दिखाई देने लगता है। अब मुस्लिम लीग को रोकना मुश्किल हो गया। वो लगातार, एक तो अंग्रेजों की नीति है, लगातार इनको वीटो पावर दे रखी है, हर जगह गतिरोध है। बाद में इन्होंने कहा कि हम, अगर आप नहीं देंगे तो हम प्रत्यक्ष कार्यवाही करेंगे, ऐसा अप्रोच, यानी नारा लगा, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, इस प्रकार का नारा लगाया जाने लगा। और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और जैसे आप देखिए बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग का शासन था, वो दंगों को रोकने में पूरी तरह से विफल रही, हजारों लोग मारे गए। एक रिपोर्ट है, ब्रिटिश रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि लगभग 6,000 लोगों को तो गोली मारी गई, ऐसा। और लगभग 20,000 लोगों को अपंग हो गए, उनको बहुत पीटा गया, इस प्रकार का। उसकी प्रतिक्रिया फिर बिहार और उड़ीसा में हो रही, और पूरे देश में दंगे फैल जाते हैं। तो इस प्रकार की 46 के बाद लगातार एक तो संवैधानिक गतिरोध की स्थिति है,
सांप्रदायिक दंगे, पूरे देश में गृह युद्ध की स्थिति है। तो एक प्रकार से जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है, अलग पाकिस्तान की जो मांग है मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, वो भारत विभाजन का पूरी तरह से आधार बना देता है। तो पहला पॉइंट तो आप यही लिखेंगे, इसकी समझ आपको बनानी है और भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों में पहला कारण आप यही लिखेंगे। दूसरा जो कारण आपको लिखना है उसको देखिए। दूसरा जो कारण है वो है हिंदू सांप्रदायिकता। हिंदू और यहाँ पर एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ था, साथ में इसको आप ऐड कर सकते हैं तीसरे कारण में, वो है पुनरुत्थानवादी आंदोलन। पुनरुत्थानवादी आंदोलन जैसे हमने आपको बताया हिंदू सांप्रदायिकता में कि हिंदू जो सांप्रदायिक लोग हैं वो लोग भी अब इस तरह की बात करने लगे, हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे हैं। और कुछ लोग कहने लगे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत में मुसलमानों को रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। इस तरह से कुछ ऐसे लेखन भी हुए कि मुसलमानों को आज़ादी के बाद अगर वो भारतीय संस्कृति को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे लेखन उपलब्ध हुए तो उनको किसी भी प्रकार के नागरिक अधिकार भी नहीं दिए जाएंगे। इस तरह की सांप्रदायिक बातें शुरू हो जाती हिंदू संप्रदायवादियों की ओर से। इससे क्या हो जाता है कि जो मुस्लिम राष्ट्र की मांग है, जो मुस्लिम राष्ट्र की मांग है मुस्लिम लीग के द्वारा, उसका आधार बहुत और दृढ़ हो जाता है। अब वो भी कह रहे हैं कि देखो वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो इसीलिए मांग रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हिंदुओं के लिए, हिंदू बहुसंख्यक है, इस प्रकार की बात। अब वो कह रहे हैं कि अगर प्रजातंत्र आएगा तो कोई जो बहुमत में है उसी की सरकार आएगी, इस प्रकार का भय। तो ये एक बड़ा उनको सहायता प्रदान करते हैं, उनकी जो अलगाव की मांग है उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं हिंदू संप्रदायवादी। पुनरुत्थानवादी भी थोड़ा सा अप्रोच इनका समझ लीजिए। यहाँ पर पुनरुत्थानवादी आंदोलन की मैं बात कर दूं, ये शब्द है पुनरुत्थानवादी यानी पुनः उत्थान। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले कभी था, बाद में पतन और फिर से उत्थान। तो पुनरुत्थानवादी आंदोलन ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अतीत में तमाम ऐसी उपलब्धियां रही हैं भारतीयों की जो बीच में जाकर के उनका पतन होता है और फिर से उसको आगे लाने की जरूरत होती। और उसी संदर्भ में एक तत्व था आत्मविश्वास का। कुछ नेताओं का ये मानना था कि भारतीयों का आत्मविश्वास बिल्कुल रसातल में है और आत्मविश्वास विहीन समाज, आत्मविश्वास विहीन व्यक्ति वो देश के लिए कैसे आजादी की लड़ाई लड़ सकता है। तो कुछ लोग और विशेष तौर से उग्रवादी जो नेतागण हैं, आप लिख लेंगे, उग्रवादी जो नेतागण हैं, उग्रवादी नेतागणों में जो बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल हैं, लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने लोगों के सामूहिकरण के लिए धार्मिक प्रतीकों का सहारा लिया, धर्म का सहारा लिया, धार्मिक संस्कारों का सहारा लिया। ऐसा जैसे बाल गंगाधर तिलक ने गणेश पूजा की बात की, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की गतिविधियों में बहुत सक्रियता से भागीदारी की। आगे आप देखेंगे अरविंद घोष काली माता की पूजा, इस तरह से बात। जगह जगह धार्मिक आधारों पर लोगों को एकजुट किया जा रहा था और इसका उद्देश्य खास तौर से जो मैं पुनरुत्थानवादी नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, इसका उद्देश्य कहीं भी सांप्रदायिक नहीं था। एक जैसे आज भी आप समाज को देखिए आप कि अगर लोगों को एकजुट करना है, आप उसको अक्सर देखते होंगे, तो धर्म के आधार पर लोगों को एकजुट करना आज भी आसान हो जाता है। धर्म का जिस तरह से प्रभाव होता है,
अगर आप किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए वर्तमान में भी लोगों को एकजुट करना चाहें तो बड़ी सीमाएं होंगी, बड़े प्रयास करने होंगे। ऐसा आरोप प्रत्यारोप अक्सर होता है कि जो बड़ी राजनीतिक दलों में भीड़ आती है, अक्सर आरोप प्रत्यारोप मैं देखता हूँ, सच्चाई मैं नहीं जानता क्या है वास्तव में, कि लोग कहते हैं उसको मैनेज किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, क्या होता है ईश्वर जाने। मैं व्यक्तिगत स्तर पे उन सब बातों को बहुत कम समझता हूँ। तो इस तरह की बात होती है, लेकिन धर्म के आधार पर आप देखिए कि बड़ी भीड़ एकजुट हो जाती है। तो धार्मिक प्रतीकों का सहारा लिया जा रहा है, लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पर राजनीतिक जागरूकता के लिए, राष्ट्रीय जागरण के लिए वहाँ भाषण हो रहे हैं, लोगों के बड़े-बड़े नेताओं की स्पीचेज़ हो रहे हैं। उनके माध्यम से लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, देश में जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनकी चर्चा करके, जो समस्याएँ हैं उनकी चर्चा करके लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना को विकसित करना इनका उद्देश्य था, जिससे भारतीयों के मन में आत्मविश्वास आ सके, ऐसा इनका दृष्टिकोण है। लेकिन क्योंकि धर्म को सहारा लिया है, सहायता तो मिली, राष्ट्रीय चेतना के विकास में भी इनका अपना योगदान है, लेकिन धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेने से इसकी अलग ढंग से व्याख्या की जाने लगी, सांप्रदायिक व्याख्या की जाने लगी और ख़ास तौर से मुस्लिम संप्रदायवादी लोग, जो संप्रदायवादी लोग हैं मुस्लिम, समस्त मुसलमानों की बात नहीं, उसको उन्होंने अपने लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया कि देखिए हम पहले ही कहते थे कि सब वही हिंदू राष्ट्र वाली बात होगी, इसलिए हम अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो इससे उन्होंने क्या किया कि जो पुनरुत्थानवादी आंदोलन है, उससे उन्होंने धार्मिक मतभेद, धार्मिक विद्वेष पैदा करने में इसका प्रयोग किया, इसको बढ़ावा देने में इसको प्रयोग किया, धार्मिक मतभेद बढ़ाने में इनका प्रयोग किया। उदाहरण ले लेकर के, जब आपको हमने कई बार बताया है गांधी जी का राम राज्य, आज भी अब एक भारत देश है, राम जी के प्रति क्या आस्था है ये पूरा देश समझता है, सभी लोग समझते हैं, सभी धर्मों के लोग समझते हैं। अब राम राज्य की जो है, अब उसको सकारात्मक अर्थों में ही लेना है। अगर आप गांधी जी भी राम राज्य की बात करते थे तो संप्रदायवादी कहते थे देखो राम राज्य का अर्थ है हिंदू, हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे। इस प्रकार की उनकी संकीर्ण व्याख्याएं भी हो रही थी। तो वैसे यहाँ भी है। तो दूसरा कारण जो आप लिखेंगे, एक तो हिंदू सांप्रदायिकता की लिखेंगे, उसी में आगे आप जोड़ेंगे कि हिंदूवादी जो बहुत सारे नेतागण हैं वो हिंदूवादी प्रतीकों को, हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों को ले रहे हैं, धर्म से जुड़ा हुआ है। ये भी संप्रदायवादी उसकी गलत व्याख्या करके धार्मिक विद्वेष को, धार्मिक मतभेद को बढ़ाने में तो अपने लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या हो जाता है कि जो अलगाववादी भावना है वो, और उसको एक प्रकार से समर्थन मिल जाता है, एक प्रकार से उसको आधार मिल जाता है। तो ये आपका पॉइंट हो जाता है। चौथा पॉइंट जो आप लिखेंगे, चौथा पॉइंट जो विभाजन के लिए उत्तरदायी है वो है अंग्रेजों की नीति। और वो नीति जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, उसके लिए भी आप एक पॉइंट बना देंगे, अंग्रेजों की नीति, और वो है फूट डालो राज करो की नीति। फूट डालो राज करो ऐसी नीति है कि जिसमें अंग्रेज भारतीय समाज को डिवाइड कर रहे हैं विभिन्न आधारों पर, और उनमें से एक आधार है धर्म। धर्म के आधार पर उन्होंने बांट दिया। डिवाइड एंड रूल आप देखिए, बंगाल विभाजन से ही आप देखिए कि कैसे भारत में उभरती हुई राष्ट्रीयता को तोड़ना। तो इस नीति के माध्यम से वो नहीं चाहते थे कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़े, भारत में राष्ट्रवाद आगे बढ़े, एक राष्ट्र के रूप में भारत का उभरना ब्रिटिश शासकों के लिए बड़ा खतरा था। तो इसके लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल का प्रयोग किया। आगे आप देखिए कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कैसे वो सांप्रदायिक दलों को बहुत महत्व दे रहे हैं, कैसे वो मुस्लिम लीग को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात को मान रहे हैं, कैसे उनको वीटो का अधिकार दे रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य मतभेद पैदा कर दी।
डिवाइड एंड रूल के माध्यम से। और आगे चल करके जब देखा मुस्लिम लीग ने कि सांप्रदायिक निर्वाचन की बात भी मान ली गई है, वीटो पावर भी हमको मिल गया है, तो पाकिस्तान की मांग को लेकर बिल्कुल दृढ़ हो जाते हैं, हिंसा पर भी उतारू हो जाते हैं और उस समय की जो अंतरिम सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही और अंततः भारत का विभाजन हो जाता है। तो ये पॉलिसी भी आप लिखेंगे। इसके अलावा एक और कारण है, इसका आप उल्लेख करेंगे। 1920 से लेकर के विभाजन जैसे 1947 में हुआ, तो 1920 का दशक है और 1930 का दशक, इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हैं, उनको अलग से भी आप पॉइंट लिख करके बता सकते। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशंस हैं, व्याख्याएं हैं शब्दों को लेकर के जो मतभेद को बढ़ा रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों के मध्य दरारों को बढ़ा रहे हैं। जैसे एक ओर तो असहयोग आंदोलन चल रहा था, सारे पॉइंट आप नोट करते जाइए। एक और असहयोग आंदोलन चल रहा था, देश आज़ादी की आकांक्षा रखने लगा था, लोगों को उत्साह था कि अब आज़ादी मिलने ही वाली है। खिलाफत आंदोलन के बाद कैसे असहयोग आंदोलन आया, आपने अध्ययन किया है। अब आप देखिए कि उस समय भी अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे, 1919 में केरला क्षेत्र में दंगे, अन्य भागों में दंगे, ये सब दिखाई पड़ रहा है। आगे जैसे जैसे गांधी की भूमिका बढ़ रही है, गांधी की भूमिका बढ़ रही है, गांधी जी ने हिंदी प्रचार की बात की राष्ट्रभाषा के रूप में, उसकी भी संकीर्ण व्याख्याएं, गांधी जी ने हरिजन उत्थान की बात की, उसकी भी संकीर्ण व्याख्याएं, और उनका अपील भी सीमित था, हरिजन उत्थान, हिंदी प्रचार, इस प्रकार की बात। गांधी जी जब गाय की बात करते हैं, उसकी भी संकीर्ण व्याख्याएं, सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, अपने उत्तर में इनका प्रयोग करिएगा। गांधी जी रामराज्य की बात करते हैं, उसकी भी गलत व्याख्या, स्वराज की बात कर रहे हैं, उसकी भी गलत व्याख्या। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, यह भी विभाजन का आधार तैयार करती हैं। प्रजातंत्र की आलोचना हो रही है, कहते हैं प्रजातंत्र में बहुमत जिसका होगा उसका शासन होगा, और बहुमत हिंदुओं का है तो हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा, और हिंदुओं के बहुमत वाले देश में मुस्लिम कभी शासन में आ ही नहीं सकते हैं, इसलिए मुसलमानों को अलग राष्ट्र की आवश्यकता है, अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, इस प्रकार की बात होने लगी। यानी प्रजातंत्र की भी आलोचना, आगे वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस प्रकार की बातें सब उठाई जा रही हैं। तो कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कुछ ऐसी साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ बातें हो रही हैं 20 और 30 के दशक में, जो मतभेद को बढ़ा रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों के मध्य जो मतभेद हैं वो बढ़ रहे हैं, और ये विभाजनकारी मानसिकता इस सामने आ रही, और अंततः ये विभाजन के लिए एक आधार बना देती है। तो इस प्रकार की बात भी आप लिख सकते हैं। अगला जो कारण है उसको आप देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, और वो कारण है भौगोलिक कारण। वो कारण है भौगोलिक। अब भौगोलिक कारण में जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये शब्द आप देखिए और भारत के मानचित्र पर एक नजर डालिए। पाकिस्तान जो आंदोलन शुरू हुआ है वो आपको हमने बताया कि 37 के बाद से ही शुरू हुआ है। सांप्रदायिक जो घृणा की राजनीति है पाकिस्तान के लिए, अलग बात वहीं से हो रही है। यद्यपि विचार तो पहले ही आ गया है, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। विचार तो 1930 के आसपास में है, और इकबाल जो जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा राष्ट्रवादी थे, बाद में सांप्रदायिक दृष्टिकोण से युक्त हो जाते हैं, और उन्होंने एक अलग राष्ट्र की बात रखी। और बाद में उसके बाद एक एक शब्द और आप, एक सन और याद रखेंगे, 1933 का है। चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, इन्होंने पाकिस्तान का शब्द दिया था।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। एक लेख इन्होंने लिखा, लेख का नाम था नाउ एंड नेवर, या तो अभी या कभी नहीं, इस प्रकार की बात उन्होंने की। और चूंकि आप मानचित्र में देखें कि 4 प्रांत उस समय ऐसे थे, जैसे जो पंजाब का प्रांत था वहां मुस्लिम बाहुल्य थे, सिंध का प्रांत वहां मुस्लिम बाहुल्य थे, कश्मीर का जो प्रांत वहां मुस्लिम बाहुल्य हैं, और बलूचिस्तान, और एक आपका हो जाता है उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत है, वहां पर मुस्लिम बाहुल्य। ये 5 जो स्थान है वहां पर मुस्लिम अच्छी खासी जनसंख्या है, 50% से ज्यादा है प्रत्येक क्षेत्र में लगभग। तो वहां से उन्होंने क्या किया, एक शब्द उन्होंने गढ़ा, पी फॉर पंजाब उन्होंने ले लिया, और ए फॉर अफगान। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत है, उसके लिए अफगान शब्द उन्होंने लिया, क्योंकि अफगानी मूल के लोग वहां पर ज्यादा हैं, पश्तून वगैरह। तो ए फॉर अफगान ले लिया, के फॉर कश्मीर ले लिया, एस फॉर सिंध ले लिया। आई को जो है उन्होंने थोड़ा शब्द को बनाने के लिए, एक ठीक ठीक शब्द बन जाए, पाकिस्तान जैसा हो जाए, तो आई उन्होंने ले लिया। आई किसी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, और बलूचिस्तान से उन्होंने तान ले लिया, बलूचिस्तान से उन्होंने तान ले लिया। तो इस तरह से उन्होंने पहली बार एक पाकिस्तान शब्द सामने रखा। लेकिन मांग जो रखी है मुस्लिम लीग ने, वो 1940 में रखी। ये भी आप 37 से ही, जैसे 1937 से मुख्य रूप से पाकिस्तान आंदोलन शुरू होता है मुस्लिम लीग के द्वारा। आपको अभी हमने बताया है कि नाम पहले आ गया है, अलग राष्ट्र की बात हो रही है, और उसके बाद 37 में जब उनका पराभव हो जाता है, उनके अस्तित्व का संकट पैदा हो जाता है, अब उस दल को अपना अस्तित्व बचाए रखना ही कठिन हो गया, तो वह गरला की राजनीति शुरू कर देती है। इस्लाम खतरे में है, इसका इस तरह के नारा देने लगती है, अलग राष्ट्र की बात पर बल दिया जाने लगता है, और पाकिस्तान आंदोलन शुरू हो जाता है। लेकिन जो उन्होंने मांग रखी है वो मार्च 1940 में मुस्लिम लीग, और ये इसलिए संभव हो पाया कि जो ये सारे प्रांत हैं, यहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी, और इसलिए ये जो अलग राष्ट्र की मांग है, इसको व्यवहारिक रूप दिया जा सकता था। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मुस्लिम जनसंख्या है बहुत सारी, और इसलिए इसको अलग बना दीजिए। बाद में इसमें बंगाल और आसाम का क्षेत्र भी जोड़ा गया, और जो बंगाल और आसाम का क्षेत्र है, जिसको आप कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान बना था, जो आजकल बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश वाला जो भाग है ये 40 में नहीं, अपितु जो अ, इसकी मांग है वो 1944 में जोड़ी गई, 1944 में। तो इस प्रकार की स्थिति है। तो भौगोलिक कारण भी एक आधार दे देता है, एक पृष्ठभूमि बना देता है भारत विभाजन का, कि अलग राष्ट्र की जो मांग शुरू हुई है, हिंदू और मुसलमान जो 2 राष्ट्र हैं, यहाँ से जो बात शुरू हुई है, संप्रदायवादी जो भावना शुरू हुई है, पृथक निर्वाचन से जो और बलवती हो रही है, अलग राष्ट्र की जो भावना आई है, वो इसलिए भी आ रही है कि व्यवहारिक रूप से ये देखा गया है कि ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है, इसलिए इनको अलग देश दे देना चाहिए, इस प्रकार की बात आ रही है। ये जो भारत विभाजन का कारण है, उसका ये भी है कि अंग्रेजों ने, हमने पहले ही बताया, इस प्रकार की नीतियां ला रहे हैं। और इस 40 के दशक में एक और आप देखें, हमने पहले डिस्कस किया है, 1940 में, 1940 का जो दशक है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन। और दूसरी ओर संप्रदायवाद भी बढ़ रहा है, संप्रदायवाद भी बढ़ रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बहुत सारी बातें की जा रही हैं, वीटो का अधिकार वगैरह हमने आपको बताया। इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि 42 का जो क्रिप्स मिशन आया है, 42 का जो क्रिप्स मिशन आया है, उसमें एक धारा थी लोकल ऑप्शन की धारा। लोकल ऑप्शन, लोकल ऑप्शन, जो लोकल ऑप्शन की धारा है, उसमें ये कहा गया था कि
अगर कोई प्रांत या रियासत जो संविधान बनेगा उससे सहमत नहीं है तो उससे अलग हो सकता है, वह अपना संविधान बना सकता है और ब्रिटिश सरकार से समझौता कर सकता है। इससे भी बड़ा बढ़ावा मिला था मुस्लिम लीग को कि अब हम अगर संविधान बनता भी है तो हम उसको नहीं मानेंगे, अपना संविधान बनाएंगे। इसीलिए 40 के बाद से आप देखिए, एक वो राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरी सांप्रदायवादी राजनीति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसीलिए 40 का दशक बहुत अंतर विरोधों का दशक है। राष्ट्रीयता एक ओर बढ़ रही है जिससे आज़ादी हो रही है, मिल रही है, और संप्रदायवादी भावना लगातार बढ़ रही है जिसका परिणाम होता है भारत विभाजन। तो भारत विभाजन के संदर्भ में इन कारणों को आप देख लेंगे, सारा पॉइंट आप नोट कर लेंगे, सारे पॉइंट जो हैं आप नोट कर लेंगे, कौन कौन से कारण हैं उनको सब आप लिख लेंगे और सारे पॉइंट को लिख करके उसको अपनी भाषा में नोट्स बना लेंगे। अब हम आगे के पहलुओं पर बातचीत करेंगे। भारत विभाजन के संदर्भ में अभी तक हमने आपसे विस्तार में जो बात किया है वो ये है कि विभाजन के संदर्भ में इतिहास लेखन में जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उसमें क्या बात हो रही है, विभिन्न नेतागण क्या बात कर रहे हैं, ये अभी तक हमने डिस्कस किया। और उसके बाद भारत विभाजन के कारण क्या है इसको विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे जिसकी चर्चा मैंने आरंभ में ही कौन कौन से आयाम हैं इसको बताने के संदर्भ में किया है कि कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया। तो आइए हम लोग इस पर काम करते हैं, मुख्य मुख्य बिंदुओं को नोट करते हैं जो आपको एग्जाम में लिखना है और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डालिए, प्रश्न लिख लीजिए। कांग्रेस ने कांग्रेस ने विभाजन को विभाजन को क्यों स्वीकार किया, क्यों स्वीकार किया, ये प्रश्न है। अब यहां पर इसको कैसे काम करेंगे हम लोग देखेंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्यों कांग्रेस, आपने देखा स्थापना के समय से 1885 में इसके लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, वो आपने देखा। क्यों कांग्रेस सदैव राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की बात करती रही है, भारतीयों के एकीकरण की बात करती रही है, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना के लिए कार्य करती रही है, वह अचानक विभाजन को क्यों स्वीकार करती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले एक जनरल चर्चा करते हैं और बाद में उन बिंदुओं को जो आपको एग्जाम में लिखना है उसकी मैं बात करता हूं। जैसे कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया, अब क्यों स्वीकार किया? पहली बात तो ये है कि विभाजन के आधार में जो संप्रदायवाद कार्य कर रहा है, मुसलमानों में जो अलग राष्ट्र के प्रति भावना आई है, उस संदर्भ में अगर हम बातों पर विचार करें, पहली बात तो यही है कि कांग्रेस मुसलमानों को, पॉइंट अपना नोट करते जाएंगे, मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में विफल रही। पहला पॉइंट तो यही है। अगर वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए होते, राष्ट्रीयता का विकास हो गया होता, तो स्वाभाविक है कि जो संकीर्ण विचारधारा है संप्रदायवाद की, उससे वो बचे रहते। तो पहली बात तो यही समझ में आ रही है कि कांग्रेस विफल रही है मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में। पहली बात तो ये आपको लिखना है। दूसरी बात, उन्होंने विभाजन को क्यों स्वीकार किया, उसमें दूसरी बात जो जनरल सी समझ में आ रही है वो ये है कि कांग्रेस ने उभरते हुए संप्रदायवाद
जो अलगाववादी राजनीति थी, वह समझ नहीं पा रहे हैं। संप्रदायवाद की जो एक उभरती हुई धारा है, उसको रोकने में नाकाम रहे। ये पॉइंट, यानी दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कांग्रेस सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता को जन आंदोलन बनने से रोक नहीं पाई। तो दूसरी बात ये हो गई। तो दो बातें अभी तक हमने आपसे किया है कि कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया। अब कांग्रेस के पास कोई विकल्प ही नहीं रह गया, क्योंकि वो मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ ही नहीं पाई। और फिर मुस्लिम लीग के द्वारा जो सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है और संप्रदायवाद एक जन आंदोलन के रूप में हमारे सामने आ गया है, उसको रोकने में ही विफल है कांग्रेस। अब जब यहाँ विफलता है तो उसके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचता है विभाजन को स्वीकार करने के अलावा। और विभाजन का मतलब था कि अब एक अलग संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र के लिए वह सहमत हो जाए। एक जनरल सी बात हमने आपसे की। अब उन बिंदुओं की हम बात करेंगे जिसके तहत आप ये बताएंगे कि कांग्रेस किस आधार पर सहमत हो जाती है। कौन कौन से पॉइंट आप लेंगे, कौन कौन से ऐतिहासिक आधार आप लेंगे। कुछ काल्पनिक बातें भी होती हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम यहाँ कर देंगे, लेकिन आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इतिहास हमेशा तथ्यों पर ही आधारित होती है। जो तथ्य हमें प्राप्त होते हैं वैज्ञानिक ढंग से, जिनका जांच हो जाती है, वही सिविल सर्विसेज में हम लिखते हैं। एकेडमिक कैरियर में ऐसा चल जाता है। जैसे यहाँ काल्पनिक बातों के संदर्भ में अगर मैं चर्चा करूं तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने इसलिए विभाजन को स्वीकार कर लिया कि एक बार अगर हम विभाजन को स्वीकार कर लेंगे तो मुसलमानों के अंदर ये भय समाप्त हो जाएगा। जो एक हिंदू राष्ट्र का भय है वो समाप्त हो जाएगा और वह स्वतः विभाजन को अस्वीकार कर देंगे। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये जो विभाजन है अभी हो जाने देते हैं और थोड़े समय के बाद ये खुद ही अपने आप में समाप्त हो जाएगा। जब लोगों में गांधी जी के संदर्भ में भी ऐसी बात कही जा रही है कि उनका ऐसा कहना, ये काल्पनिक बातें हैं, इसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं, कोई ठोस ऐतिहासिक आधार नहीं है, इसलिए हम मेंस में इनको लिखने से बचेंगे। सिविल सर्विसेज में वो कहते हैं सांप्रदायिकता का उफान है और जैसे ये समाप्त होगा फिर दोनों धाराएं एक हो जाएंगी, हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगी और विभाजन अपने आप ही एक अप्रासंगिक हो जाएगा, ऐसी बात की जा रही है। तो ये एक प्रकार से काल्पनिक बातें हैं जो आपको जानना तो चाहिए, लेकिन इनको आप लिखेंगे नहीं अपने एग्जाम में। आप बहुत ठोस आधारों पर ही अपना उत्तर लेखन करेंगे। अब जैसे वे कौन सी बातें हैं, इन बातों के अलावा पहली बात 1946 का चुनाव। पहला पॉइंट आप लिखेंगे 1946 का चुनाव। 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग को भारी सफलता मिलती है। 35 के चुनाव में आपने स्थिति देखी है, उसकी चर्चा मैंने किया कि मुस्लिम लीग का कहीं कोई जनाधार नहीं था और उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, बहुत कम सीटों पर ही उसको सफलता मिल रही है। तो वहां से कोई पाकिस्तान आंदोलन की कोई बात ही नहीं है। और ये बात लगभग ऐसा आप कह सकते हैं कि 1944-45 तक ऐसा लग रहा है कि वो कोई प्रतिनिधि संस्था नहीं है मुस्लिम। लेकिन 46 के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है। जो केंद्रीय विधायिका का चुनाव होता है, प्रांतीय विधायिकाओं का जो चुनाव होता है, उसमें लगभग 90%, 90%, 90% जो सीटें हैं वो मुस्लिम लीग के पास। एक ये बहुत बड़ा तथ्य है। यानी अब यहां से स्पष्ट हो गया है कि मुस्लिम लीग के पास एक जनाधार है। उनकी जो अलग राष्ट्र की मांग है, 40वीं मांग कर दिया है। 44 में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की बात कर दी है, बंगाल आसाम के विभाजन की बात उन्होंने कर दिया है। तो उसके लिए जनमत तैयार हो गया है।
लोग भी चाहते हैं कि भारत का विभाजन हो, खासतौर से मुसलमान चाहते हैं। मुस्लिम लीग को सफलता मिली है पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर, जो मुस्लिम प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव हुआ है, तो ये बात तय हो रही है। दूसरी बात जो आप लिखेंगे, कांग्रेस क्यों विभाजन को स्वीकार कर रही है, उस संदर्भ में जो दूसरी बात आप कहेंगे कि जो अंतरिम सरकार बनी है उसकी विफलता, अंतरिम सरकार उसकी विफलता कांग्रेस के नेतृत्व में बनी, मुस्लिम लीग ने पहले इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और बाद में प्रत्यक्ष कार्यवाही कर रहे हैं, दंगे शुरू हो जाते हैं, समझाने पर पुनः शामिल हो जाते हैं, विस्तार से मैंने बात की है आपसे, फिर शामिल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये गतिरोध पैदा कर रहे हैं सरकार में और प्रत्यक्ष कार्यवाही की बात भी कर रहे हैं सरकार में रहते हुए भी। तो अंतरिम सरकार की विफलता अब एक बहुत बड़ा ये प्रशासनिक अवरोध आया है, संवैधानिक अवरोध आया है। अब कांग्रेस के सामने कांग्रेस क्या करे? मुस्लिम लीग जिस प्रकार से गतिरोध पैदा कर रही है व्यवस्था को बनाए रखने में, अंतरिम सरकार के संचालन में, उसके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा, डायरेक्ट एक्शन डे, ये पॉइंट आप लिख लेंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा और 16 अगस्त 1946 को पूरे के पूरे बंगाल में, खासतौर से कलकत्ता में, आधुनिक जो कोलकाता है, वहाँ बड़े भयानक दंगे होते और बाद में इसका प्रभाव, इसका रिएक्शन होता है बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में और बाद में ये लगभग पूरे भारत में कमोबेश दिखाई दे रहे हैं सांप्रदायिक दंगे, यानी गृहयुद्ध जैसी स्थिति हो गई है। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही के बाद जो स्थिति पैदा हुई है और ये इसमें जो दंगे हो रहे हैं, इन दंगों को रोकने में अंतरिम सरकार विफल है, अंतरिम सरकार विफल है। अब कांग्रेस के सामने कोई चारा ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है विभाजन को स्वीकार करने के अलावा। एक बात और आप कह सकते हैं, अगला पॉइंट आप देखें, 3 जून को माउंटबेटन घोषणा होती है, माउंटबेटन घोषणा होती है और माउंटबेटन घोषणा में ये स्पष्ट किया गया है कि जितनी भी रियासतें हैं वो 2 राज्यों में मिलेंगी, जो भी प्रांत हैं, या तो भारत में मिलेंगी या पाकिस्तान में मिलेंगी। यानी भारत की विखंडीकरण की, भारत का जो टुकड़ों में बंटने की संभावना थी वह समाप्त हो जाता है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। तो जो माउंटबेटन की घोषणा है उससे भी आश्वस्त हो रही है कांग्रेस कि भारत टुकड़ों में नहीं बटेगा। आप देखिए उस समय 550 के आसपास में 552 रियासतें थी, अगर वो सब अलग हो जाती तो एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता। एक पाकिस्तान तो आप देख ही रहे हैं क्या समस्या हो रही है। अगर भारत में अनेक देश हो जाते, अनेक टुकड़े हो जाते, अनेक रियासतें स्वतंत्र हो जाती, पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा होता भारत के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये अच्छा था कि ठीक है, अभी भी सत्ता हस्तांतरण की बात की जा रही है, शीघ्र सत्ता हस्तांतरण की बात की जा रही है, जो बहुत ज़्यादा विभाजन वाली बात है उसको ना करने की बात की गई है, सिर्फ 2 ही विभाजन होंगे, इस प्रकार की बात की जा रही है। इसके अलावा जो कांग्रेस विभाजन को स्वीकार कर लेती है, ऐसा नहीं कि अचानक ही बिल्कुल कांग्रेस का हृदय परिवर्तन हो गया, इस प्रकार की बात नहीं है। उसको भी आप देखेंगे, वहाँ भी आपको पॉइंट नोट करना होगा। कांग्रेस ने ऐसा नहीं कि वो अचानक कोई ऐसे दंगे हुए और उसका मन बदल गया
ये गतिरोध की राजनीति मुस्लिम लीग के द्वारा तो पहले से चली आ रही है और उसके लिए प्रयास भी हो रहे हैं सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और आप बनाएंगे और उसमें 2-3 पॉइंट आप शामिल कर दीजिए। जैसे आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अचानक विभाजन को स्वीकार नहीं किया। इसके पहले भी अनेक स्थानों पर कांग्रेस ने कुछ सैद्धांतिक सहमति दी है। जैसे आप क्रिप्स मिशन का उल्लेख कर सकते हैं। अब क्रिप्स मिशन में इसको जो स्वीकार किया गया है, इसमें एक धारा थी लोकल ऑप्शन की धारा। यानी यदि कोई प्रांत ये चाहता है, कोई रियासत ये चाहता है कि जो संविधान बने हम उसको ना माने, तो उसके लिए स्वतंत्र था और इसीलिए मुस्लिम लीग ने इसका स्वागत भी किया था। यानी वो अलग से अपना संविधान बना सकते हैं और ब्रिटिश सरकार से समझौता कर सकते हैं। तो कांग्रेस ने सैद्धांतिक सहमति दी थी। उसके बाद आप 1944 का देखिए, 1944 उसमें आप सी राजगोपालाचारी ने जो फार्मूला दिया था और उसको आधार बना करके गांधी जी जिन्ना से वार्तालाप करते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है, आज़ादी हो जाने दीजिए, आज़ादी मिल जाने दीजिए। स्वतंत्रता के बाद जो मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश है वहाँ हम आत्मनिर्णय का अधिकार देंगे। अगर उनकी इच्छा होगी तो संयुक्त भारत में रहेंगी, उनकी जैसी इच्छा होगी वैसे हम काम करेंगे। आत्मनिर्णय के अधिकार की बात मान ली। तो इस प्रकार एक प्रकार से सैद्धांतिक सहमति आपने दे दिया। आत्मनिर्णय आत्मनिर्णय के अधिकार की बात हो रही गांधी जी के द्वारा। इसके बाद आप देखिए कैबिनेट मिशन योजना में आप देखिए उसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं। कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन, इसमें प्रांतों का जिस तरह से वर्गीकरण किया गया था, ग्रुप ए बनाया गया, ग्रुप बी बनाया गया, ग्रुप सी बनाया गया और ग्रुप ए में अलग प्रांतों को रखा गया। ग्रुप बी और सी को आप देखिए, ग्रुप बी में जो उत्तर पश्चिम के प्रांत हैं उनको रखा गया। यानी उसमें पंजाब को शामिल किया गया, उसमें सिंध को शामिल किया गया, उसमें बलूचिस्तान को शामिल किया गया और उसमें जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश है उसको शामिल किया गया और सी में बंगाल और आसाम को शामिल किया गया। इन राज्यों को ये भी छूट दी गई कि अगर आप संविधान से सहमत नहीं होते हैं तो आप अलग अपना संविधान बना सकते, इस प्रकार की बात की गई थी और यहाँ भी सहमति थी कांग्रेस की। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अचानक स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं है। सहमति नहीं है अभी संस्था के द्वारा, लेकिन जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो कहीं बीच बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है, कहीं वो समझौता कर रहे हैं कि ठीक है हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। अगर पहले ही अडिग हो जाते, हमने आपसे पहले ही चर्चा किया जब सांप्रदायिक निर्वाचन की बात 1909 में हुआ और जिसको 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस का जब समझौता हो गया उसमें स्वीकार कर लिया गया, तो ये कांग्रेस की बहुत भारी भूल थी। अगर वहीं अड़ी रहती कांग्रेस की नहीं, देश में कुछ इस प्रकार की बात हम नहीं होने देंगे सांप्रदायिक आधार पर, तो शायद जो मुस्लिम लीग का खतरा इतना बड़ा बना देश के लिए, शायद वो नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आप देखिए कि उनको लगातार स्वीकार करते जा रहे हैं और फाइनली जब देश के सामने ऐसी स्थितियां हुई, सांप्रदायिक दंगे बड़े पैमाने पर हुए और संवैधानिक गतिरोध है, अंतरिम सरकार सफल नहीं हो पा रही है, समस्या आ रही है, संविधान सभा में गतिरोध हो रहा है। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक होती है, मुस्लिम लीग बहिष्कार करती है। तो यहाँ से भी आप वो पॉइंट लिख सकते हैं पहले वाले में। अब कांग्रेस के पास कोई रास्ता ही नहीं है, अब दो ही रास्ते हैं। यहाँ पे देखिए, आप बात को समझना है, दो ही रास्ते हैं कांग्रेस के पास में। कांग्रेस के पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि माउंटबेटन कह रहे हैं कि हम भाई शीघ्र सत्ता हस्तांतरण कर देंगे, सत्ता हस्तांतरण कर देंगे। पहले जो एटली की घोषणा हुई है 20 फरवरी को कि हम जून 1948 में 1948 में
सत्ता सौंपेंगे। माउंटबेटन ने कहा नहीं, हम आपको जल्दी देने वाले हैं और हम 15 अगस्त 1947 को सत्ता सौंप देंगे, आपको शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरित करेंगे। दूसरी बात ये है, पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि जो बहुत सारे विभाजन होने हैं, भारत को जो टुकड़ों में बांटने की बात हो रही है, उस पर विराम लग जाता है। तो भारत को, दूसरा पॉइंट है, भारत को टुकड़ों में विभाजित करने की संभावना नहीं है, करने की बात नहीं है। यानी जो बहुत विभाजन की एक संभावना थी कि भारत को टुकड़ों में, बाल्कन प्लान की जो चर्चा हो रही थी, बाल्कन स्टेट की तरह जैसे यूरोप में, कि भारत को टुकड़ों में बांटने वाली पॉलिटिक्स है, उसको एक सीमा तक रोक लिया गया है। इसमें ऐसी बात हो रही है यहाँ पर। एक तो ये बात है, तो पहली बात तो है कि शीघ्र सत्ता हस्तांतरण की बात है। दूसरी बात है, भारत को टुकड़ों में विभाजित जो होने की संभावना है, उस पर विराम लग जाता है। और तीसरा ये है कि पूरे देश में गृह युद्ध की स्थिति है। सरकार में भी है मुस्लिम लीग, लेकिन वो कह रही है कि हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, फिर से डायरेक्ट एक्शन को हम करेंगे, और अपने कार्यकर्ताओं से लगातार कह रही है कि नहीं, आप तैयार होइए। देश में कैसे विभत्स दंगे हुए थे, आप उसका जब अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल, आप अगर मानवीय संवेदनाओं से युक्त व्यक्ति होंगे तो आपकी रूहें कांप जाएंगी। किस तरह से अमानवीय अत्याचार हुआ दोनों तरफ से, उसकी चर्चा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इतिहास जो है हमें सबक देता है। अतीत का अध्ययन ही इसलिए करते हैं कि वर्तमान को ठीक ठीक समझने की कोशिश करें और उन गलतियों को हम करने से बचे जो इतिहास में हमने की हैं, जिससे हमारा भविष्य सुनहरा बन सके। तो बड़ी भीभत्स दंगे थे। एक ब्रिटिश रिपोर्ट की मैंने बात की थी, हजारों लोग मारे गए बंगाल में, उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है, और फिर इधर उत्तर पश्चिम सीमा में सब दंगे शुरू हो जाते हैं। विभाजन की तस्वीरें आपको सब देखा, कैसे प्रवासन हो रहा है, लोग अपने घरों से, अपनी मातृभूमि से बिछड़ रहे हैं, दोनों पक्षों से ये सब हो रहा है, हिंसक घटनाएं हो रही हैं बड़े पैमाने पर, हृदय विदारक चीजें हैं। इसीलिए स्वतंत्रता पर बहुत बल दिया जाता है। हमने अनेक बार स्पष्ट किया है कि आज़ादी पर बहुत बल है। इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि यह दिन त्रासदी का भी है हमारे लिए। 14 को पाकिस्तान बन रहा है तो 14 को विभाजन, 15 को आज़ादी की जो बात हो रही है, कि दोनों एक साथ ही चल रही हैं। तो दोनों की चर्चा हो। हम स्वतंत्र हुए ब्रिटेन से, इस बात को भी समझना है, और कौन सी गलतियां हुई हैं कि हम विभाजित हो गए, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है इस देश को। तो दोनों मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर तीन बातें हैं। दूसरी ओर ये है कि आप विभाजन को, या तो आप इनको नकारिए, आप इसको गृह युद्ध में झोंक दीजिए, होने दीजिए, हम विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो अवसर आया है कांग्रेस के नेताओं के पास में सत्ता हस्तांतरण का, आजाद होने का, और भारत को टुकड़ों में ना बंटने देने की जो बात है, उसको स्वीकार करने की बात है, या तो इस अवसर को जाने दे, देश को गृह युद्ध में झोंक दे, या बंटवारा हम स्वीकार कर ले, बंटवारा स्वीकार कर ले, विभाजन स्वीकार कर ले। अब देखिए, आपके पास दो ही विकल्प हैं, कांग्रेस के पास दो ही विकल्प थे, और इन्हीं में से एक चुनना है। एक विकल्प बुरा है, दूसरा उससे भी ज्यादा बुरा है। अगर आप देखिए कि विभाजन को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो सांप्रदायिक दंगे जिस तरह से फैले थे, और ब्रिटिश सरकार ने, जो उसके पास सेना थी, जिस प्रकार से उदासीनता देखी गई उनके द्वारा, अंतरिम सरकार जो विफल हुई, मुस्लिम लीग का शासन था, उनके शासन में भीषण जो दंगे हुए, अब कोई विकल्प ही नहीं है। या तो देश को बिल्कुल गृह युद्ध में आप झोंक दीजिए, ये एक विकल्प था, गृह युद्ध जैसी स्थिति थी, और ये अवसर आप जो आपके पास आया है, उसको भी आप भूल जाइए, और दूसरी ओर विभाजन को स्वीकार कर लीजिए। दो बुराइयां हैं, एक ओर गृह युद्ध जैसी स्थिति है, मारकाट है, लाखों करोड़ों लोग मारे जाते, और दूसरी ओर आपके पास विभाजन का मुद्दा है। कांग्रेस ने इसमें विभाजन को, जैसे दो बुरे बुरे मुद्दे हैं, उसमें से एक आपको चुनना हो,
तो आप ऐसे समझिए, आप जो कम बुराई है उसी को चुनेंगे, कम बुराई है उसी को चुनेंगे। तो कांग्रेस ने विभाजन को कम बुरा समझा गृह युद्ध की तुलना में, इसलिए उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया। तो कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, विस्तार से हमने चर्चा कर दिया है। कहीं भी आपको यूपीएससी में या किसी भी स्टेट में या जीएस में अगर ये प्रश्न आता है या चर्चा होती है इंटरव्यू बोर्ड में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे, उन दो बातों की चर्चा, जहां कांग्रेस विफल हुई है मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में या सांप्रदायिकता के उफान को रोकने में, जो विभाजन का कारण बन जाता है, और उन वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों की बात करेंगे जो विभाजन के लिए उत्तरदायी है, कांग्रेस जिनके परिणाम स्वरूप विभाजन को स्वीकार कर लेती है। काल्पनिक बातों की जो हमने चर्चा किया है वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, उनको उत्तर में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट सारे आप नोट कर लेंगे विस्तार से, और इस तरह से आप समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया। हमेशा राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करने वाली जो पार्टी है, उसके सामने ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा हो गई जिसके परिणाम स्वरूप अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था विभाजन को स्वीकार करने के अलावा। अब हम लोग उस प्रश्न की चर्चा करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो प्रश्न है विभाजन की अपरिहार्यता। क्या विभाजन को टाला जा सकता था? ऐसा प्रश्न, क्या विभाजन अपरिहार्य था, क्या इसको टाला जा सकता था, ऐसे प्रश्न सामान्य रूप से होते हैं। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का प्रश्न है। आइए हम लोग इस पर काम करना शुरू करते हैं। क्या विभाजन को टाला जा सकता था? यानी क्या दूसरा शब्द ये भी रहता है, क्या विभाजन अपरिहार्य था? हिंदी का एक शब्द है अपरिहार्य। तो क्या विभाजन अपरिहार्य था, क्या इसको टाला जा सकता था, इस प्रकार की बातचीत हो रही है तो एक संभावना है। आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान का आंदोलन है, आप पाकिस्तान के आंदोलन को आप देख रहे हैं किस प्रकार से शुरू हुआ है। एक चर्चा उसको करते हैं पहले हम, और उस चर्चा करने के बाद ही हम इस प्रश्न का उत्तर तलाश पाएंगे। क्या विभाजन को टाला जा सकता था, किस तरह से टाला जा सकता था, और कब तक टाला जा सकता था, इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। जैसे मुस्लिम लीग की आपने स्थापना देखी, मुस्लिम लीग जो बनी है, आरंभ में कहीं कोई पाकिस्तान की बात नहीं है। 1906 में अपने अपने धर्म के लोगों के लिए सुविधाएं जुटाने की बात है, अंग्रेजों से सहयोग करने के स्थान पर उनके लिए सरकारी नौकरियां या विशेष प्रकार की प्रशासनिक सुविधाएं, राजनीतिक सुविधाएं, इस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में आपने देखा सांप्रदायिक निर्वाचन की राजनीति। अंग्रेज तो बैठे ही थे कि आप उनके पास जाएं, हर उस कदम का समर्थन करते थे, हर उस व्यक्ति को, उस संगठन को समर्थन देते थे, सहयोग देते थे, रियायतें देते थे, सुविधाएं देते थे जो भारतीय राष्ट्रीयता को कमजोर बना सके। उनकी सीधी सी नीति थी जिसको हमने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहा है। उभरते हुए राष्ट्रवाद को रोकने के लिए, उसके विस्तार को रोकने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। तो आरंभ में इस प्रकार की बात हुई, और 1930 में मोहम्मद इकबाल के द्वारा पहली बार एक अलग राष्ट्र की बात की गई है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये पहली बात है। तो ये एक वैचारिक बात है, मुस्लिम लीग के द्वारा नहीं है। मुस्लिम लीग इसको अभी मांग पर घोषणा पत्र में शामिल नहीं कर रही, अपनी मांग में शामिल नहीं कर रही, अपनी विचारधारा में शामिल नहीं कर रही है। तो अभी विभाजन की कहीं कोई बात ही नहीं है 1930 तक। आगे आपने देखा कि 1933 में पाकिस्तान शब्द आता है।
पाकिस्तान शब्द आता है चौधरी रहमत अली के द्वारा। चौधरी रहमत अली के द्वारा कैम्ब्रिज के छात्र थे। चर्चा हुई है पहले इस टॉपिक में और सब आपको बताया है हमने कैसे इन्होंने पाकिस्तान शब्द बनाया। लेक, नाउ एंड नेवर शब्द से ही शब्द का जो अर्थ है वो सारी मंशा को स्पष्ट करता है। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तरह की बात। नाउ एंड नेवर, या तो अभी हो जाए इसका बन, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा, फिर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान शब्द किस तरह से आया है? पी पंजाब के लिए लिया गया है, ए अफगान क्षेत्र जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था, उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, उसके लिए अफगान शब्द लिया गया है। जैसे कश्मीर लिया गया है, आई को शब्द को अच्छा बनाने के लिए, एस फॉर सिंध, और तान से लिया गया है बलूचिस्तान। इस तरह से पाकिस्तान शब्द बनता है। तो इस तरह से अभी भी कहीं कोई एक वैचारिक बात हो रही है, चर्चा हो रही है, अभी भी कहीं मुस्लिम लीग की ओर से अलग राष्ट्र की बात नहीं की जा रही है। आपने देखा 37 का चुनाव आता है, ध्यान से समझिएगा। क्या विभाजन को टाला जा सकता था? कब तक टाला जा सकता था ये आपको देखना है। कैसे टाला जा सकता था? क्या कोई उपाय किया जा सकता था? ये सब बात समझनी है। और वे कौन सी कारण है, कब वह बिंदु आता है, वह समय आता है कि विभाजन अपरिहार्य हो जाता है, उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए कि चौधरी रहमत अली के बाद 1937 का चुनाव आ जाता है और 1937 के चुनाव में ये स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं मिला था। अब यहां पर चुनाव जो हुआ, इस चुनाव में मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं है। सब पॉइंट नोट करते जाइएगा मेंस के लिए। जितना भी ब्लैक बोर्ड में काम करते हैं वो भी आपकी कॉपी में हो, और इसके बाद क्लास के बाद अपनी जो भी हम जिस भाषा में, सामान्य भाषा में, सरल सहज भाषा में अपनी बात करें, उसे नोट्स बनाते जाइए आप अपनी भाषा में। एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे आप। मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं, यानी उसके सामने जो है एक संकट आ जाता है, अस्तित्व का संकट आ जाता है। इस चुनाव में जब बहुमत नहीं, अस्तित्व का संकट, ध्यान से समझिएगा, अस्तित्व का संकट। और जो सांप्रदायिक हिंदू संप्रदायवादी दल है उनकी स्थिति तो और बहुत ज़्यादा खराब है, उनको बहुत वेटेज नहीं मिला। वो बात करते रहे लेकिन उनकी बात का एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था हिंदू संप्रदायवादियों का। जो मुस्लिम संप्रदायवादी हैं उनको इस बात को, अपनी बात को जो वो कह रहे हैं उसको एक वो बहुत मजबूत आधार प्रदान कर देता है कि देखो वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र ये बनेगा, कांग्रेस के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र बनेगा, गांधी जी भी राम राज्य की बात कर रहे हैं। इस तरह की बातचीत हो रही है। तो जो मुस्लिम संप्रदायवादी हैं उनको अपनी बातों के लिए वहां से समर्थन मिल जाता है। चुनाव में उनकी हालत और बहुत खराब है, 46 के चुनाव में भी उनको समर्थन नहीं मिल रहा है उनकी बातों को और मुस्लिम लीग को। लेकिन जैसे ही ये स्थिति आती है मुस्लिम लीग के सामने, अस्तित्व का संकट हो जाता है, तो वह सांप्रदायिक राजनीति बहुत आप ऐसा कर विभत्स तरीके से करने लगती है, बहुत बुरे तरीके से करने लगती है, घृणा की राजनीति करने लगती है, घृणा पैदा कर रही है दिलों में, इस प्रकार की राजनीति कर रही है। यानी शब्दों की व्याख्या जो कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहा है, कांग्रेस की व्याख्या, रामराज्य की व्याख्या, गाय की व्याख्या, गांधी जी जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, हिंदी प्रचार की व्याख्या, हरिजन सेवा की व्याख्या, हरिजन उत्थान की व्याख्या, क्योंकि इनका अपील एक सीमित वर्ग तक था या एक विशेष वर्ग तक था, तो इनकी व्याख्या सांप्रदायिक ढंग से की जा रही है मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा। तो भय, जब अस्तित्व का संकट आता है तो भय और घृणा की राजनीति, भय एवं घृणा की राजनीति, यानी यहाँ पर ये बताया जाता है कि मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस तरह की बात की जा रही है।
और उनके लिए अब एक अलग राष्ट्र चाहिए, इस तरह की बात की जाने लगी है। यानी अलग पाकिस्तान की बात मुस्लिम लीग के द्वारा 37 के चुनाव के बाद ही हो रही है स्पष्ट रूप से। तो ये घृणा की राजनीति शुरू की गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान आंदोलन है, पाकिस्तान आंदोलन में 37 के पहले वैचारिक बातें हो रही हैं कुछ लोगों के द्वारा हो रही है, लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा कहीं इस तरह की बात नहीं की जा रही है। और यहीं से आप जब भय और घृणा की राजनीति, यहीं से आप पाकिस्तान आंदोलन की ठोस रूप में शुरुआत मान सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ आप देखिए, 37 तक तो विभाजन की बात ही नहीं है, 37 के चुनाव के पहले तक विभाजन की बात नहीं है, तो उसके टालने न टालने का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्या विभाजन को टाला जा सकता है? तो कोई प्रश्न ही नहीं, विभाजन की कोई बात ही नहीं है। आगे आप देखिए, 37 के चुनाव के बाद क्या स्थिति हो रही है, उसको समझने की आवश्यकता है। 1937 के बाद जो ये घृणा की राजनीति हो रही है, घृणा की राजनीति, हिंदू राज्य आ जाएगा, मुसलमानों के साथ भेदभाव होगा, यानी भय की राजनीति, इससे क्या होता है कि संप्रदायवाद बढ़ता चला जा रहा है, संप्रदायवाद का विकास हो रहा है, संप्रदायवाद का विकास हो रहा है। अब धीरे धीरे, लेकिन फिर भी 1937 से लेकर के अगर आप इसको देखें 1944-45 तक, 44-45 तक ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम लीग का मुसलमानों में बहुत जनाधार है, ऐसा नहीं लग रहा है। यानी ऐसा आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था नहीं है। मैं बोलता जा रहा हूं, आप नोट करते रहेंगे, टेक्निकल मिस्टेक आती है यहाँ पर और वो ठीक भी हो जाता है। तो मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था नहीं है, यहाँ तक आप कह सकते। यानी ये एक ऐसी बाउंड्री है, ध्यान से समझिएगा, कि जैसे सांप्रदायिकता की बात हो रही है, अलग राष्ट्रों की बात हो रही है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की चर्चा हो रही है, हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र है, ये भारत विभाजन के लिए जो हमने सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण माना था कि अलग राष्ट्र की बात की जा रही है, ये सिद्धांत मुस्लिम सांप्रदायिकता और द्विराष्ट्र की बात करना, इस प्रकार की बात। तो 44-45 तक अगर कोई सांप्रदायिकता को कमजोर बनाने के लिए कांग्रेस के द्वारा या राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा राष्ट्रीयता पर आधारित कोई आंदोलन चलाया जाता, तो संभव था कि आगे की परिस्थिति नहीं बन पाती। तो यह राष्ट्रीय नेतृत्व की एक बहुत बड़ी विफलता है। राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय संगठन जो कांग्रेस के नेतृत्व में उस समय कार्य हो रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसकी बहुत बड़ी विफलता है कि वह इस सांप्रदायिकता के ज्वार को, सांप्रदायिकता की उफान को रोकने में सक्षम नहीं हो पाई, उसको बैलेंस्ड नहीं कर पाई। पहले ही मैंने चर्चा किया है कि कांग्रेस जहाँ विफल है, वो मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ नहीं पा रही है। खिलाफत आंदोलन में ऐसा प्रयास हुआ था, गांधी जी ने इसलिए एक धार्मिक मुद्दे को भी लिया था कि मुसलमान जुड़े, और जुड़े भी, लेकिन उसकी बहुत बड़ी सीमाएं थी। उच्च वर्ग के कुछ मुसलमान जुड़े और कुछ मध्य वर्ग के जुड़े। आम जनता में कांग्रेस के प्रति कोई लगाव नहीं आया था, बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने कांग्रेस से जुड़ाव नहीं दिखाया। तो इस प्रकार की विफलता। दूसरी बात कि अगर कांग्रेस इस संप्रदायवाद की राजनीति के खिलाफ कोई राष्ट्रीय भावना पर आधारित कोई आंदोलन चलाने में सफल हो जाती, तो संभव था कि इस प्रकार की जो सांप्रदायिकता एक जन आंदोलन आगे दिखाई पड़ रही थी, वो शायद रुक जाता। तो यहाँ तक तो विभाजन को टाला जा सकता है यदि ऐसा ऐसा काम किया जाता तो। लेकिन आगे आप देखिए, 1946 का चुनाव हो रहा है, 1946 का चुनाव, और इसमें मुस्लिम लीग को सफलता, मुस्लिम लीग को सफलता।
और किस तरह से सफलता मिली है ये आप देखते हैं। आप सब पीटी में अध्ययन करते हैं। केंद्रीय विधायिका में सफलता, प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव में सफलता, और जो मुसलमानों के लिए आवंटित सीटें हैं उसमें से लगभग 90% सीटें मुस्लिम लीग के पास। यानी इस चुनाव में यह स्पष्ट हो जाता है कि अब मुस्लिम लीग का व्यापक जनाधार है। पहले ऐसा नहीं कह सकते। 37 के चुनाव में तो था ही नहीं, विभाजन की कोई बात ही नहीं है। 44-45 तक ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की एक प्रतिनिधि संस्था है, व्यापक समर्थन ऐसा लगता नहीं है। लेकिन जो सांप्रदायिकता की राजनीति हो रही है, चर्चा हो रही है, अलग पाकिस्तान की मांग 1940 में हो रही है, पूर्वी पाकिस्तान की मांग को 44 में जोड़ देते हैं इसमें मुस्लिम लीग के द्वारा, इसके खिलाफ अगर बहुत जोर शोर से आवाज उठाई जाती राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा, तो संभव था कि ये जो विभाजन की त्रासदी आई है इस देश के सामने वह रुक जाती। आगे जब 46 का चुनाव हो जाता है और उसके बाद अंतरिम सरकार की जो स्थिति आप देख ही रहे हैं, उसमें उसकी विफलता को देख रहे हैं और उसके प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण को देख रहे हैं। मुस्लिम लोग सहमति देती है, फिर शामिल नहीं होती पहले, और उसके बाद जो है शामिल होने के बाद फिर समझाया जाता है, फिर शामिल होती है, लेकिन अपना जो गतिरोध की राजनीति है उस पर अंकुश नहीं लगाती, उसको नहीं रोकती, और अंतरिम सरकार के कार्यों पर लगातार वो अड़चन पैदा कर रही है मुस्लिम लीग, और साथ साथ सांप्रदायिक दंगों की राजनीति कर रही है, प्रत्यक्ष कार्यवाही भी कर रही है। तो ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं 1946 के चुनाव के बाद कि अब आप ऐसा कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने जो संवैधानिक गतिरोध की राजनीति की, कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं होंगे, अंतरिम सरकार में जो उन्होंने किया, और दूसरा जो सांप्रदायिक दंगों की राजनीति की है, प्रत्यक्ष कार्यवाही का जो कार्य किया है, और संवैधानिक गतिरोध की जो राजनीति की है, ऐसा लगता है कि अब विभाजन अपरिहार्य हो गया था। देश को गृह युद्ध से बचाने की आवश्यकता, करोड़ों लोगों की जानें चली जाती, इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति ने, संवैधानिक गतिरोध की राजनीति ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी उस समय राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने कि विभाजन अपरिहार्य हो गया, विभाजन को टाला नहीं जा सकता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, इस पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है हम लोगों ने। बहुत एक बड़ा विषय था संप्रदायवाद, उसके पहलुओं को हम लोगों ने समझ लिया है कैसे, एक अलग विषय था, और उसके बाद भारत विभाजन के मुद्दे को और उसके विभिन्न पहलुओं को विस्तार से हम लोगों ने समझ लिया है।